ऐसे भी कभी भी क्वेश्चन आया करें ना तो ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो कि क्या मैं ऑप्शन से सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को या ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकता हूँ। तो बहुत स्मार्टली वर्क करना है, बहुत स्मार्टली वर्क करना है। ठीक, देखो मैं आगे गया ही नहीं, मैंने जस्ट दो स्टेप करें, देखा कि यहाँ से ये कंडीशन, यहाँ से कंडीशन, सारी कंडीशन उठा के ऑप्शन में रख दी। जब भी लंबे लंबे ऑप्शन आए और आपको कोई वो क्या बोलते हैं रिलेशन गिवन है, हमेशा ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करो कि ऑप्शन से किसको हटा सकता हूँ। अगर डायरेक्ट नंबर गिवन है तो फिर पूरा आंसर करो कि अच्छा ये क्या आएगा, क्योंकि तभी टिक मार पाऊंगा। सिर्फ रिलेशन गिवन है तो रिलेशन सोचो कि क्या हटा सकता हूँ। वेलकम बैक। सो आज हम लोग करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट। अभी तक हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे हैं, उस पर थोड़े से और क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन एंड 2021 के क्वेश्चन। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ सीखना खुद से मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ओके द नंबर ऑफ पॉइंट एट विद द फंक्शन। ऑलराइट, हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू ये फंक्शन हमको दे रखा है और पूछा गया है -20 to 20 ओपन इंटरवल है, नॉट इंक्लूडिंग 20 एंड -20। कह रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नॉट डिफरेंशिएबल के बारे में पूछा गया है। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि जो मॉड फंक्शन होता है अगर सिर्फ mod x लिखा रहे तो वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता बाकी सब पॉइंट्स पे। मतलब अगर mod 2x + 3 लिखा है तो ये वाला फंक्शन जहाँ पे ये चीज़ 0 होगी मतलब 2x + 3 0 होगी, मतलब दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3/2। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? तो एक पॉइंट मिला -3/2। आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, दिस वन। तो x प्लस, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो ये चीज़ नॉट कंटिन्यूस होते हैं ऑन z। अगर नॉट कंटिन्यूस इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट z। ठीक, अब मुझे -20 से 20 के बीच में सिर्फ देखना है, -20 0 20 के बीच में। तो अगर मैं इसको लिखूं x + ½ दिस, तो ये जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ इंटीजर होगा, वहाँ ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब हम देख लें कि x + 1/2 कहाँ इंटीजर होगा अगर x -20 और 20 के बीच में। ये बात समझ आती है? ठीक है, मतलब इसको समझना, मतलब अगर मैं x ले लूँ ½ ठीक, तो ये क्या बन जाएगी, x + ½ क्या बन जाएगा, ½ + ½ मतलब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू ½ ये जो अंदर वाली चीज x + ½ बन रही है वो 1 बन रही है, मतलब x इज इक्वल टू ½ पे x + ½ कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? और जो ½ आ रहा है वो यहाँ आ रहा है कहीं, मतलब 20 से छोटा है। ऐसे ही मुझे वो सारे x लिखने हैं जिनकी वैल्यू -20 और 20 के बीच में है, सच दैट कि x + ½ एक इंटीजर बन जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम ले लें कि x + ½ जो है वो सम m बन गया है, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m - ½ अब हम m की डिफरेंट वैल्यू चूज करेंगे। m एक इंटीजर है, m इज एन इंटीजर, डिफरेंट वैल्यू चूज करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे सच दैट कि x की वैल्यू जो है वो -20 और 20 के बीच में आ जाए। क्लियर है? ओके, ठीक, तो शुरू करते हैं भाई, इसको हटा दें। हाँ, तो m की वैल्यू लेना शुरू करते हैं 0 से। ठीक, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 4 5 ऐसे करेंगे। ऐसे ही m की वैल्यू बाद में -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, ऐसे करते चलेंगे। तब तक चलेंगे जब तक x की वैल्यू 20 से बड़ी ना हो जाए और x वैल्यू -20 से छोटी ना हो जाए तब तक। तो अगर मैं m 0 लेता हूँ तो x कितना आएगा, x आएगा -½ अगर मैं m 1 लेता हूँ तो x कितना आएगा, 1 - 1/2 मतलब ½ अगर मैं m 2 लेता हूँ तो x कितना आएगा, 2 - ½ मतलब 3/2। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। कब तक, अगर मैं x मुझे देखो मैक्सिमम 20 पहुंचना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, तो ऐसे रख लो 20 इज इक्वल टू m - ½ मतलब 20 + ½ इज इक्वल टू m। ठीक, x की वैल्यू मैक्सिमम 20 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कितना आ गया, मतलब m की वैल्यू आ गई 20.5। तो m एक इंटीजर है तो इंटीजर सिर्फ 20 तक लिया, m एक इंटीजर है तो हम लोग 20 और 21 चेक कर लेंगे बस यहाँ। तो m अगर 20 है तो x कितना आ जाएगा, x आएगा 20 - ½ मतलब कितना बन गया, 20 - ½ 39/2। ठीक, और अगर m 21 हो जाए देन x कितना बन गया, 21 - ½ तो 41/2 विच इज़ ग्रेटर देन 20। तो हमको ये वाला नहीं लेना है,
इसका मतलब इसको मैं हटा दूंगा, मतलब यहीं तक मेरा जो है वो है m इज इक्वल टू 0 से 20 तक रखा, x मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गया, हाफ माइनस हाफ हाफ 3/2 ऐसे करके 39/2, यहाँ तक क्लियर है। ओके आगे आओ, अब m मैं माइनस वाले चूज करूंगा, चलो m -1 ले लिया तो x कितना बनेगा, 0 से चूज कर चुका था -1, हाँ -3/2, m -2 ले लिया तो x कितना बनेगा -5/2, ऐसे ही वापस से m -20 x -20 रख लूंगा तो m -हाफ तो -20 प्लस हाफ इज इक्वल टू m, मतलब 19.5 लगभग आ गया। ठीक, मतलब मैं m इज इक्वल टू 19 रख के देख लूंगा और -20 रख के देख लूंगा, इन्हीं में से दो में एक खत्म हो जाएगा। तो m जब मैंने 19 रखा माइनस का 19 तो x आ गया -19 हाफ, मतलब 19 तो 39/2। ठीक, और m जैसे ही मैंने -20 रखा x की वैल्यू आ गई -20 हाफ, मतलब माइनस का 41/2, ये लेस देन हो गया -20 से, तो ये हमको नहीं लेना है। क्लियर, तो ये मैं हटा दिया। कैसे पता चल रहा है m की वैल्यू ना, ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि x की वैल्यू मैं यहाँ रख के चुपचाप से देख लेता हूँ कि x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो m की वैल्यू पता चल जाती है कि किसके किसके पास में होगी। अब मुझे कंफर्म नहीं तो मैं आसपास में वैल्यू रख के देख लूंगा। ओके, तो ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ मैंने कितनी वैल्यू रखी थी, 0, फिर रखा था 1, सॉरी ये नहीं था, यहाँ रखा था 1 0 1 2 से लेके 20, तो ये कितनी वैल्यूज आई, 21 वैल्यूज आई। ठीक, जिन पे वो x प्लस हाफ जो बन रहा था वो क्या एक इंटीजर बन रहा था, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं था। फिर यहाँ से -1 से -19 रखा, ये 19 ऐसी वैल्यूज आई। ठीक, 21 प्लस 19। ओके, और देखो यहाँ से मुझे जो एक x मिला है -3/2 वो यहाँ भी मिल गया है, मतलब ये रिपीट हो गया, तो इसको मुझे वापस से नहीं लेना है। तो 21 प्लस 19 अभी तक मुझे मिली है वैल्यूज। अब थर्ड वाला टर्म देखते हैं। थर्ड रिपीटिंग भी देखना कि रिपीट ना होने पाए कहीं पे वैल्यूज। ठीक, थर्ड वाले टर्म पे लिखा हुआ है x प्लस 20। अब x प्लस 20 जहां जहां इंटीजर है वो ढूंढने, x प्लस 20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, अगर नहीं पता तो आप लिख लो कहीं पे कि अगर x प्लस m लिखा हुआ जहाँ पे m एक इंटीजर है तो ये बदल जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m में। ठीक, अब तो और इजी हो गया, मतलब ये लिखा हुआ था माइनस का 12 इंटू x -20 ऐसे कुछ करके माइनस ऐसे। ठीक, अब मुझे सिर्फ इसका देखना क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे। ग्रेटेस्ट एक्स देखा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ठीक, अब -20 से लेके 20 के बीच में वो पॉइंट बता दो जहां पे इंटीजर होता है, तो मिल गए -19 -18, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -20 पे नहीं होगा, -19 पे नहीं होगा, -18 पे नहीं होगा, -17 पे नहीं होगा, लेके 0 1 2 से लेके 19 20 तक। 20 और -20 इंक्लूड नहीं करने तो ये मैंने हटा दिए। ठीक, तो सिर्फ कितने पॉइंट बचे, -19 से लेके +19 तक। कितने हो गए टोटल, -19 से +19 बताओ, -19 और 19 उधर 38 39। ठीक, समझ आया ना। ओके, ठीक, तो ये कितने पॉइंट्स आ गए, 39 पॉइंट्स आ गए। अरे समझ आया ना 39 पॉइंट्स कैसे आए भाई, -19 से लेके -1 तक कितने पॉइंट 19, फिर 1 से लेके 19 तक कितने पॉइंट 19 और 0 इंक्लूड करके तो 99 30 31 प्लस 39। ठीक, 39 पॉइंट्स हुए, यहाँ से मुझे मिले 39 पॉइंट्स, यहाँ से मुझे मिले एक पॉइंट, मुझे यहाँ से मिला और यहाँ से मुझे मिले 40 पॉइंट 21 प्लस 19। ठीक, बट वो माइनस हो गया बिकॉज -3/2 दो बार रिपीट कर रहा था तो मैं माइनस कर दिया उसको। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 40 पॉइंट्स, ये 21 होगा, 21 प्लस 19 प्लस वहां से कितने 39, मतलब 40 प्लस 39, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 79 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। निकाल लोगे, देखो कैसे किया। बस वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा याद रखो कि वो जो अंदर वाली चीज लिखी हुई है वो इंटीजर्स कितनी बार होगी, जितनी बार इंटीजर्स होगी उतनी बार वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है। ओके, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है if 0 to 1 to r be twice differentiable, okay f0 3 है, f1 5 है। ठीक है, तो f0 मुझे दे रखा है 3, f1 दे रखा है 5। if y is equal to 2x plus 3, ठीक है, y is equal to y equals 2x plus 3, this is a line intersect the graph f only at 2 point in between 0 to 1। ठीक है, सबसे पहले तो ये बना लेते हैं। ये बन गया मेरा 0 पे 3 दे रखा है, बना दिया, और 1 पे दे रखा है 5। तो मान लो ये पॉइंट 1 था, इस पे वैल्यू थी 5। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा डॉट 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 करके
इधर से डॉट डॉट करके ये पॉइंट बना दिया, ठीक। ये फंक्शन की वैल्यू है। फिर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन बनाओगे तो ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट था 3, 0,3। तो जब y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन बनाओगे तो वो लाइन यही बनेगी, ये बना के आप देख लेना, ठीक। ये बन गई 2x प्लस 3 लाइन एक्चुअली, जो इन्हीं पॉइंट से पास करेगी, जहां जिन पॉइंट को हमको दे रखा है 5 और क्या बोलते हैं 3, ठीक। अब कह रहे हैं जो भी कर्व बनने वाला वो भी ऐसा ही बनने वाला है कुछ, सच दैट कंडीशन अब और आगे दिया है कि द लाइन दिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एफ ओनली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन 0 to 1। 0 और 1 के बीच में जो भी ग्राफ जैसा भी बनेगा, सपोज जैसे भी ऐसे करके बनेगा, ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट दिया है कि हाँ एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करेगी, इससे ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 2 3 4 5 पे, 5 पे नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। तो 2 पॉइंट पे कट करने के लिए कैसे बना पाओगे, ऐसे बनाओगे और फिर आगे बढ़, और फिर ऐसे नहीं, ऐसे बनाओगे, ऐसे रोक लोगे, ठीक। ऐसे कुछ बनाओगे, करेक्ट ना। या फिर इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसे बनाओगे, ऐसे कर दोगे, ठीक। मतलब एक बार ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आके उसी पे मिल जाएगा। ये चीज समझ आती है? मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको यहाँ पे ये चीज कि ये बनेगा ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, फिर यहाँ कोई जरूरी नहीं ऐसे वापस से बने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं, समझ रहे हो ना। ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ तक समझ आता है। उसके बाद ये जस्ट इसके जस्ट बगल में ऐसे निकल सकता है, वो कर्व नहीं बनेगा, वो इंक्रीजिंग जैसा बन सकता है, ठीक है। वहां पे कोई जरूरी नहीं ऐसे घूमे वो चीज, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कम से कम 2 बार कट करे तो देखो, एक बार ये एग्जैक्टली 2 बार कट करे तो एक बार ये कट कर दी, एक बार ये कट कर दी। अब मुझसे पूछा जा रहा है कम से कम ऐसे कितने पॉइंट हो गए सच दैट कि f डबल डैश x 0 होगा। 0 से 1 के बीच में ऐसे कितने पॉइंट हो गए, इसका मतलब होता है f डबल डैश 0 मतलब मैक्सिमा मिले और मिनिमा मिले। मतलब ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा मतलब घूमे और फिर घूमे, तो जो वो घूमने वाले ये पॉइंट होते हैं इनको मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ मुझे कितने दिख रहे हैं, 2। तो क्या 2 ही मिलेंगे? नहीं, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट वहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि एटलीस्ट, ये पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, एटलीस्ट कितने पॉइंट मिलेंगे, ठीक। देन द एटलीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट x बिलोंग्स टू 0 1 एट विच f डबल डैश x इज 0, ठीक। और कैसे बना सकता हूं ग्राफ, और मैं बना सकता हूं, देखो कैसे, इसको मैं हटा दूं, ठीक। मैं ग्राफ ऐसे बना सकता हूं, फिर भी एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, 2 ही पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन इस बारी मैक्सिमम मिनिमम कितने मिल रहे हैं, ये दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर दूं, मैक्सिमम मिनिमम कितने मिल रहे हैं, देखो ध्यान से इसको, एक तो ये मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कम से कम 2 मिलेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे पहले वाला ग्राफ बना था, कम से कम 2 वाला, ये कम से कम 2 मिलेंगे, इससे तो कम हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 1 मिले, तो एटलीस्ट 2 मिलेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर ग्राफ ऐसे करके कुछ बनने लगे, ठीक है। अब कितने भी बना सकते हो उसके बाद, क्लियर है बात। तो ग्राफ से बहुत चीजें क्लियर होती हैं। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली और वो कर्व पे जो पॉइंट थे वो पॉइंट पता चल गए, और फिर मैंने जाना कि इनको 2 पॉइंट पे कट करना है। तो 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब एक बार आएगा, फिर अच्छा, मैं जरूरी नहीं है ऐसे ऊपर से बने, ये भी हो सकता है कि ऐसे बने फिर ऐसे करके ऐसे कट करके रुक जाए, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। अब कोई कहेगा कि सर क्या बिल्कुल ऐसे ही नहीं बन सकता कर्व, ऐसे ही बना दो, ये भी कट कर रहा है। तो बेटा ये 1-2 पॉइंट पे नहीं कर रहा, 2 से ज्यादा पॉइंट पे, ये तो हर पॉइंट पे कट करता हुआ चला जा रहा है, राइट। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ही कंडीशन की वजह से सब हो रहा है। एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब एक यहाँ कट किया, दोबारा जाके यहाँ पे कट किया, इसका मतलब इसी वजह से 2 ऐसे कम से कम मिल रहे हैं सच दैट कि इसमें रोज थ्योरम एक्चुअली लग रही है, बट मैं उसको एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज फिर परेशान हो जाओगे, आप ये क्या बता रहे हैं, ठीक। तो कर्व से आप देख सकते हो, क्लियर है। तो आंसर डायरेक्ट, इसका तो आंसर डायरेक्ट आ गया कि 2। अगला क्वेश्चन कि आपको एफ दे रखा है और अल्फा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, चल लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये अच्छा है, इधर ही क्वेश्चन ला के रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, ध्यान से सुनो, जो पहला ब्रांच दे रखा है मॉड 4x² - 8x + 5,
कंडीशन है 8x² माइनस 6x प्लस 1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको जरा सॉल्व कर सकते हो आप, क्या बनेगा 8x² 4x माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4x कॉमन कर लिया, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिया, सॉरी 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिया, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक भी बना 4x माइनस 1, दूसरे बना 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी कर मेथड लगा दिया, एक पॉइंट आएगा 1/4, दूसरा पॉइंट आएगा 1/2। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो जो मेरा x बिलोंग करेगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4, सॉरी प्लस 1/4 और इक्वल टू भी लगा है तो ये लगा दूंगा यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये चीज समझ आती है ना। अरे प्लस वाला किस पे है, प्लस वाला एक तो ये है, दूसरा ये है, तो इस वजह से ये दोनों ब्रांचेस हो गए मेरे x के लिए। ओके ठीक है, तो ये पहला आ गया कि जो ये चीज होगी वो होगी जब x बिलोंग कर रहा है यहां से यहां में। क्लियर है? ओके जरा इसको भी सॉल्व कर लो, देखते हैं कुछ नया बन जाता है क्या। दिस और कितना आएगा 10 माइनस 2 प्लस 10x माइनस 2x। नो 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 नो, no not possible। तो इसका कर्व ही बना लो फिर सीधे। इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो पहले तो मैं इसका कर्व बनाता हूं जो अंदर लिखा हुआ है 4x² माइनस 8x प्लस 5 का। ठीक, कैसे बनेगा, 0 पे पहले सबसे पहले देख लो तो 5 मतलब 0,5 ये पॉइंट होगा। ठीक, देन ये निकाल लो कि b² माइनस 4ac इसके रूट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो b² माइनस 4ac निकाल, क्योंकि एक पैराबोला बनने वाला है। ठीक, तो 8² माइनस 4 टाइम AC कितना बनेगा 20 माइनस 80 निगेटिव बन रहा, मतलब कोई भी इसका रूट नहीं बनने वाला, मतलब ग्राफ आएगा और फिर कहीं से मुड़ के चला जाएगा ऊपर। ठीक, टच नहीं करेगा ये या फिर क्रॉस नहीं करेगा एक्स एक्सेस को। यहाँ तक ये बात समझ आई। ओके, तो अभी आप लोग पैराबोला में पढ़ोगे कि उसका एंड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे आपको बताता हूँ। ये कुछ ग्राफ ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा और फिर घूम के ऐसे चला जाएगा। ठीक, ये कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इसका एंड पॉइंट मिलेगा। ओके, तो वो पता कर सकते हो यहीं से डायरेक्ट करके कि 4x² माइनस 8x प्लस 5 को डिफरेंशिएट कर दो तो कितना बनेगा 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट होगा 1 कॉमा, अब जो भी आगे आ रहा हो y इसका तो पुट कर दो, कितना आ जाएगा 5 4 9 1 1,1। ये पॉइंट होगा 1,1। वो भी पॉइंट निकाल सकते हो कि कहाँ पे वो चीज मुड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो मुझे पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी से 1/4 कहीं यहाँ पे होगा ये, और 1/2 कहीं यहाँ पे होगा, 1/2 से लेके इन्फिनिटी। ये वाली रेंज में और ये वाली रेंज में ग्राफ जो होगा वो ये होगा। और चूंकि ग्राफ पॉजिटिव है, कहीं पे है नहीं नीचे, तो मॉड का मतलब नहीं, मतलब मैं fx को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 8x प्लस 5। मॉड हटा दिया, बिकॉज मॉड का मीनिंग तब होता है जब ग्राफ निगेटिव होता है। ग्राफ कहीं निगेटिव है ही नहीं तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं समझ रहे हो। मतलब अगर ग्राफ मैं ऐसे बना दूं तो ठीक, या ग्राफ ऐसे बना दूं ऐसे कर, अगर ग्राफ समझो ऐसे, अगर ग्राफ ऐसे होता कुछ तो मैं अगर मॉड नेक्स्ट टाइम बनाना तो ग्राफ ऐसे बनाता, जो चीजें नीचे थी उसको ऊपर कर देता। बट अगर ग्राफ ऊपर ही बना हुआ है तो इसका मॉड कैसे बनेगा, वापस ऐसे ही करके बन जाएगा, कुछ चेंज होगा नहीं। इसका मतलब जब ग्राफ ऊपर है, यहाँ पे ग्राफ जो दिख रहा है आपको ये वाला ग्राफ ऊपर है, तो इसका मॉड भी ऐसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस मॉड को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, इस मॉड का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये बात? ओके, इसको हटा देता हूँ। तो ये लिख दिया कंडीशन व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/4 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है कि 8x² मतलब दूसरी ब्रांच पे 6x प्लस 1 दिस इज लेस देन 0। तो इस वाली लेस देन 0 वाली कौन सा केस, ये वाला केस बन गया, मतलब x बिलोंग्स टू 1/4 से 1/2। तो 1/4 से 1/2 का ग्राफ ये बना, क्योंकि दोनों में चीज सेम लिखी हुई है, यही इसमें लिखा हुआ है, यही इसमें लिखा हुआ है, करेक्ट। तो फिर से 1/2 से 1/4 पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला कर दिख रहा है, तो मैं इसको इधर बना देता हूं वापस से ताकि आपको समझ आए। तो 1/2 से मैं इसको ऐसे करके ठीक, ये रहा पॉइंट 1/4, ये रहा पॉइंट 1/4 कॉमा 0, और ये रहा पॉइंट 1/2 कॉमा 0। 1/4 पे वैल्यू बताओ और 1/2 पे वैल्यू बताओ कितनी कितनी आएगी। ठीक, तो 1/4 पे वैल्यू निकालो आप यहाँ से, इसी कर्व में रखें, इसमें रखें 4x² माइनस 8x प्लस 5 में रखें, तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 2 प्लस 5, मतलब 1/4 प्लस 3 13/2 13/4।
3 पॉइंट समथिंग, और जब 1/2 रखोगे तो कितना बनेगा 1 - 4 + 5 6 - 2 6 - 4 मतलब 2, ठीक। 13/4 और यहाँ पे दिस, तो 13/4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3.1025, यस 3.25, और ये चीज़ 2 है। मतलब जो ये रेंज है, अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़ें ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करने के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ ऐसा बनने वाला है, देखो ध्यान से इसको, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लिखा हुआ है ये। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो वो 0 ही रहता है, अगर वो 1 से 2 के बीच में हो गया x की वैल्यू तो तुरंत वो 1 हो जाता है, करेक्ट ना। तो इसी वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि ये वैल्यू 4x² - 8x + 5 है, वो कहाँ से कहाँ आ सकती है। तो मुझे मिला 4x² - 8x + 5 जो है वो 2 से लेके 3.5 तक जाएगी, ठीक। अब 2 से लेकर जब 3 तक रहेगी तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और जब 3 से लेकर 3.5 तक रहेगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब मैं वो देखूंगा कि ये वैल्यू 2 से लेकर 3 तक कब होगी, तो 2 तो मुझे पता है कि 2 तो होगी 1/2। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यही बीच में कहीं 3 आएगा, 3 किस x के करेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 3 मिलेगी। समझ आ रही चीजें क्या क्या हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि मुझे ये पता अंदर होना चाहिए कि वो जो अंदर चीज लिखी हुई है वो 0 से 1 कब है, 1 से 2 कब है, 2 से 3, या ऐसे बोल लो कि किस इंटीजर और किस इंटीजर के बीच में है उसकी वैल्यू। मुझे यहाँ मिला कि जो 4x² - 8x + 5 है वो उसकी लोअर रेंज जो है वो 2 है और अपर रेंज जो है वो 3.25 है। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज आई है वो आई है 1/4 और 1/2 के बीच में, इसका जो डोमेन है, क्लियर। तो 1/4 और 1/2 के बीच में इसकी रेंज जो आई है वो आई है 2 से लेकर 3.25। अब 2 से लेकर 3 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इस पूरे फंक्शन की, जो यहाँ पे लिखा हुआ था 4x² - 8x + 5, और 3 से लेके 3.5 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा x होगा जिसके लिए, अब मैं अगर 1/4 से उस x तक अल्फा तक चलूंगा तो इस x की जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी कितनी 3, और उस अल्फा से लेके उस 2 तक चलूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 2। तो वही मुझे देखना कि वो अल्फा क्या होगा। तो मैं इसको नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए, अगर बोल ही रहा हूं अल्फा तो ये पॉइंट होगा अल्फा, 0, ये वाला पॉइंट है ये, ठीक, अल्फा, 0। अब मुझे यहाँ पे ये 3, अब मुझे वो बताना है कि 3 के करेस्पॉन्डिंग वो अल्फा क्या होगा। तो बहुत ईजी है, 4x² - 8x + 5 को 3 के इक्वल रख दिया ताकि मुझे वो x मिले। तो कितना मिलेगा 4x² - 8x, इसको इधर ले आए तो प्लस का 2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो -b² + 4ac लगाना पड़ेगा। तो 8 + -b² 64 - 4ac मतलब 32 अपॉन 8, तो हो गया 1 ± ये सॉल्व करो जरा, 64 32 मतलब 4√2 मतलब 1/√2, isn't it क्लियर। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 1 ± 1/√2, तो माइनस वाली तो हो नहीं सकती, तो 1 + 1/√2, तो अल्फा आ गया मेरे पास 1 + 1/√2, 0, क्लियर। अब मैं फंक्शन को आगे लिखता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। मैंने ये रेंज लिख ली -∞ से 1/4 और 1/2 से ∞। आगे क्या होगा, आगे होगा अगर x बिलोंग कर रहा है मेरे पास 1/4 से 1 + 1/√2 तक, तो इसकी वैल्यू होगी 3, और 2 होगी अगर x बिलोंग कर रहा है 1 + 1/√2 से लेके 1/2 तक। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? ये चीज़ समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ गया। वो मैंने अल्फा निकाल लिया जिसके लिए वो वैल्यू 3 से 3.25 के बीच में है। भाई ये अल्फा जो था ये अल्फा था, ठीक, इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो तो 3 आएगी। अब जो यहाँ से यहाँ तक जब वैल्यू रहेगी, ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये रहेगी, इसका मतलब 3 से 3.5 के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब अगर x इनके बीच में है तो fx की वैल्यू जो है इनके बीच में है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, 3 के बीच में हो जाएगी। वह मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे जब आऊंगा इस पॉइंट अल्फा से लेके 1/2 तक, तो फंक्शन यहाँ से मिलेगा, इसकी वैल्यू मतलब 2 से लेके 3 के बीच में, फ्रॉम 2 to 3। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो सिर्फ 2 बनेगा, तो मैंने 2 लिख दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है बट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको चीजें लॉजिक चीज बताएं आपको सारी, क्लियर है, ओके। तो अब मेरे पास फंक्शन ये बनके तैयार हो गया। यहां तक समझ आया? मुझे पूछा क्या था कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बता दो यहीं पे फंक्शन एक आया, इसी पे मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं। अगर ये बना दिया मैंने, सबसे पहले -∞ से लेके 1/4 से लेके वो अल्फा, मतलब वो अल्फा क्या है यहाँ पे 1 + 1/√2, फिर अल्फा से लेके 1/2, फिर 1/2 से लेके ∞।
तो इधर पहला ग्राफ बनेगा मेरा वही x4x² माइनस 8x प्लस 5 का। तो कैसे आएगा, ऐसे आता रहेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी इसकी, वैल्यू आई थी 13/4, 0,13 नो या इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी इतनी आई है। ठीक, 1/4 से अल्फा के बीच में वैल्यू कितनी है 3, तो तुरंत ये कूद जाएगा 3 पे, 3 नीचे इसके कहीं होगा यहाँ पे। ठीक, ये बन गया मेरे पास 3, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है तो ये बन गया 3। ठीक, इसको मैं थोड़ा और अच्छा बना दूं, 1 सेकेंड। ये ठीक, ये पॉइंट है 0,13/4, ये वैल्यू मिली मुझे 1/4 पे। 1/4 के बाद नीचे आ गया तुरंत 3 पे, तो ये बन गया 3 अल्फा तक। ठीक, तो ये पॉइंट है 3, 1/4 से लेके अल्फा तक, ये 1/4 पे वैल्यू है। ठीक, इक्वलिटी लगी है यहाँ पे रहेगा ओपन। फिर उसके बाद 2 बन गया है, तो यहाँ पे इक्वलिटी रहेगी, और यहाँ के बाद अल्फा से लेके हाफ के बीच में, यहाँ पे क्लोज लगा लो, एक तरफ कहीं क्लोज लगा लो। यहाँ के बाद ये बन गया कुछ, इसकी वैल्यू कितनी है 2, ये चीज समझ आई, इसकी वैल्यू है 2। और उसके बाद फिर से 2 हाफ के बाद कर्व वापस से वही बन जाएगा जो पहले था, तो हाफ के बाद वापस से कर्व जो मेरा ये वाला फंक्शन आ रहा था 4x² माइनस 8x प्लस 5, वापस से यही बन जाएगा। तो ये और फिर घूम के निकल गया ऊपर। क्लियर हुआ, ये कर्व पूरा ऐसे था, ऐसे करके, ये पॉइंट था 1,1 जो मैंने वहां पे देखा था। बट चूंकि 1/4 से हाफ के बीच में सारी चीजें बदली हैं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ कर्व इतना यहां बनाया है। पहले ये बना, फिर यहाँ के बाद ये बना, पहले ये बना, फिर यहाँ के बाद ये बना। बाकी इस इन बिटवीन ये सारा कर्व यहां से बना है, इन दोनों चीजों से। क्लियर है बात? ओके, अब आप देख सकते हो कितने पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको ये मिला 1/4, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन टूट गया है। दूसरा पॉइंट अल्फा मिला, जहाँ पे फंक्शन फिर टूट गया है। तीसरा पॉइंट 1/2 मिला है वापस से, राइट। 1/2 पे वैल्यू कितनी होगी अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये यहाँ पे टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 1/2 पे वैल्यू बताओ इसकी, 2 मिलेगी। फंक्शन टूटेगा नहीं, बट फंक्शन में एक वो आएगा, क्या बोलते हैं, कॉर्नर आएगा, फंक्शन टूटेगा नहीं, क्योंकि 1/2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी इसको, 2। मतलब यहां से अगर मैं देखो 1/2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। करेक्ट, नहीं समझ रहे हो का? 4x² माइनस 8x प्लस 5 से 1/2 पे वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिलेगी, 2। और जो यहां से वैल्यू आ रही है अल्फा और हाफ के बीच में, वो भी आ रही है 2। मतलब ग्राफ तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर एक कॉर्नर यहाँ पे आएगा और उसके बाद फिर ग्राफ ऐसे दौड़ जाएगा। तो 1 2 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? तो आप लिख दोगे नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद से ट्राई करना, बिकॉज ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट सॉल्व करो, एक्स क्यू नीचे रख दो, एक्स टेंड्स टू 0 लगा दो। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बताया, इजी है, ठीक है, इसको आप ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझसे a माइनस बी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होगा। मतलब a और b की वैल्यू पता चल गई तो a माइनस बी पता चल गया। क्लियर? देखो कितना आसान है। सबसे पहले फॉर्म चेक करो क्या है। तो ऊपर 1 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन 0, माइनस ये बन जाएगा 1 + 1, मतलब बन गया 0, अपॉन नीचे कितना बनेगा 0 माइनस 0 प्लस, सॉरी नॉट 0 माइनस 0, नीचे बनेगा 2 - 7 प्लस a प्लस b, मतलब नीचे फॉर्म बनेगी a प्लस बी माइनस 5 की। अब अगर आंसर, अगर a प्लस बी माइनस 5 0 ना हुआ सपोज, तो इसका आंसर कितना होगा 0। तो लिमिट कितनी आनी चाहिए थी 0, बट आ रही लिमिट -2। इसका मतलब a प्लस बी माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ तक एक बात समझ आई? क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि अगर 0 ना होता तो आंसर 0 आ जाता, क्योंकि ऊपर तो 0 बन ही रहा है, नीचे 0 ना बनता अगर तो आंसर 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे -2 आ रहा है। तो यहाँ से मैं श्योर हो गया हूँ कि a प्लस बी माइनस 5 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम एक साइड रख ले कहीं पे छुपा के कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ओके, आगे आओ। तो ये बन गई फॉर्म मेरे पास 0/0 की। क्लियर? अगर 0/0 की फॉर्म बनती है विद दिस कंडीशन, तो मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, तो क्या बनेगा, साइन का cos 3x² माइनस 4x प्लस 1, और फिर जो अंदर लिखा हुआ उसका किया, तो 3x² का हो जाएगा 6x माइनस 4 माइनस x² का हो जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0। ठीक, अपॉन इधर आया डिफरेंशिएट किया तो 3 × 2 = 6, 6x² माइनस 7 × 2 = 14 x प्लस a। ठीक, अब वापस से फॉर्म देख लें, पुट करो, जब 1 पुट करोगे तो cos 0 बनेगा, cos 0, यहाँ 1 रखो तो 2 आ गया,
-2 आ गया, इतना समझ आया। अपॉन नीचे 1 रखा तो माइनस का 8 बना, प्लस का a बना। अब देखो ये चीज बनेगी cos 0 1 मतलब 2 - 2 0, 0/-8 + a, करेक्ट, -8 + a। अब फिर से अगर -8 + a 0 ना हुआ तो आंसर कितना आ जाना चाहिए था, 0, बट आंसर कितना आ रहा है, -2। अरे बोलो, आंसर आ जाना चाहिए था 0, बट आंसर आ रहा है -2। इसका मतलब -8 + a शुड बी इक्वल टू 0। समझ आई बात फिर से, क्योंकि -8 + a अगर 0 ना हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा, अदरवाइज 0 होगा तो फिर से आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो -8 + a 0 मतलब a = 8, a = 8 तो उठा के वहां रख दिया, तो a + b -5 = 0, 8 + b -5 = 0, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, -3। एक बारी b आ गया तो a - b आ गया, a - b कितना बन गया, 8 - -3, आंसर इज 11, खत्म। अब देखो हम आगे स्टेप गए ही नहीं, -2 का यूज ही नहीं आया। यहाँ पे अगर मुझे ये भी बोल देता कि सम अल्फा, इंस्टेड ऑफ दिस बोल देता अल्फा, सच दैट कि अल्फा इज नॉन जीरो, तब भी आंसर सेम आता। -2 से कोई मतलब ही नहीं था। -2 हर बार ये यूज कर रहा था कि हर बारी लिमिट 0 बन रही थी, बट यहाँ पे कुछ नॉन जीरो टर्म दिया था, तो अगर -2 की जगह अल्फा भी देता, 1 देता, 2 देता, -3 देता, हाफ देता, रूट देता, कुछ भी देता, तो मैं बोल देता फिर से सेम प्रोसेस करते जाओ, ठीक। ओके, तो -2 का कहीं यूज नहीं आया है। बस हमको ये देखते चलना है कि कब तक 0/0 फॉर्म बन रही है। जैसे 0/0 फॉर्म खत्म हो वही आंसर होने वाला है। अब अगर आंसर से मैच ना करे जो गिवन है तो समझ लो फिर से वो 0/0 फॉर्म ही उसको बनना पड़ेगा। क्लियर, ओके। आगे अगला क्वेश्चन, चलिए। तो क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, ओके ठीक है। मतलब अल्फा की अगर 2 वैल्यूज आए तो उसमें से इंटीजर उठाना है। फॉर विच द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है f(x) = दिस होल थिंग, ठीक। एट x = 0 इज दिस, मतलब LHL दे रखा है, LHL एट x = 0 इज अल्फा -4/3। तो मुझे इस फंक्शन का LHL निकालना है और उसको अल्फा -4/3 की इक्वल रख देना, अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी। क्लियर, तो आते हैं भाई LHL पे। LHL कैसे आएगा, किस पे निकालना है, एट x = 0 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो क्या बन जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, मतलब जहां जहां x है वहां वहां माइनस h रख देना है। यहाँ ये बात समझ आती है, ठीक। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से सुनना प्लीज इसको, 1 - h ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अल्फा टाइम्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिर्फ ये है तो माइनस का h, ठीक, माइनस का h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h, ठीक। आगे है ये अल्फा की पावर लग गई है, प्लस ये बाद में ये अल्फा की पावर उतनी लग गई, आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h -1 अपॉन, इतने में सिर्फ अपॉन है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। यहां तक चीज समझ आई, अरे बोलो यहां तक चीज समझ आई। अब हम पहले बता चुका हूं, h डायरेक्ट पुट करने के पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करके रख देते हैं सारी चीजें। तो जरा बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं अलग से इसको लिखता हूं। 1 - h की वैल्यू क्या होगी अगर h 0 पे टेंड कर रहा है, तो 1 ये 1 है और 1 - h कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और ये 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई भी नंबर जो 0 1 के बीच में होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन जाता है, 0। ये चीज समझ आई, वेरी गुड। -h की वैल्यू कितनी होगी, -h की वैल्यू मतलब 0 ये है और h -h कहीं यहाँ है और ये -1 के बीच में है, तो अगर -1 और 0 के बीच में कोई नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है, -1, वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला जानते हैं, पहले वो नंबर लिख लो और फिर ग्रेटेस्ट माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -h अभी देखा है -1 हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हो गया -h + 1। इतनी चीज समझ आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h की वैल्यू कितनी आई थी, 0, ये समझ आया, प्लस अल्फा टाइम अल्फा रेज टू पावर 2 टाइम्स -1, क्लियर, वेरी गुड, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आई थी, -h + 1, ठीक, प्लस ये पावर अलग है, ये साथ में लिखा हुआ है प्लस, ये पावर में नहीं लिखा हुआ है, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू कितनी आई थी, -h की -1, एंड आगे भी लिखा है -1, इसके अपॉन में है 2 टाइम्स, इसके अपॉन में है 2 टाइम्स
इसकी वैल्यू -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई थी -h+1। बोलो क्लियर ये बात? इसको जरा सॉल्व करके लिख ले। लिमिट h टेंड्स टू 0 अल्फा रेज टू पावर -2 + 1 मतलब -1 सिर्फ बनेगा, -1 प्लस h। इसको सॉल्व कर लो तो -2 अपॉन नीचे सॉल्व कर लो तो -2 + 1 -1 प्लस -h। ठीक, अब वैल्यू रख दो बिकॉज नीचे 0/0 फॉर्म, नीचे 0 फॉर्म खत्म हो गई, क्योंकि 0 रखोगे तो आंसर आएगा -1। क्लियर? तो इस वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो वैल्यू रखूंगा तो आएगा अल्फा रेज टू पावर -1 -2 अपॉन -1। क्लियर? ये आ गया मेरा LHL, और LHL किसके इक्वल गिवन था? अल्फा -4/3 के। तो इसको इक्वेट करा दो दोनों को, तो क्या मिलेगा मुझे कि मिलेगा कि अल्फा -4/3 इक्वल्स 1 अपॉन अल्फा -2 अपॉन -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा रेज टू पावर -1 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा -2 अपॉन -1। क्लियर? वही चीज मैंने वहां लिखा है। ओके, चलो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लें, जो भी अल्फा की वैल्यू आई वही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो माइनस इधर लेके आ जाओ, तो -अल्फा + 4/3 इक्वल्स इधर आ गया 1 अपॉन अल्फा -2। अल्फा एलसीएम ले लिया तो आ गया 1 - 2 अल्फा, 1 - 2 अल्फा। अल्फा इधर भी, अच्छा इधर भी एलसीएम ले लो 3, तो -3 अल्फा प्लस का 4 इक्वल्स इधर आ गया 1 - 2 अल्फा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 - 6 अल्फा। सॉल्व कर दिया तो -3 अल्फा स्क्वायर इधर आया तो 10 अल्फा हो गया, -3 हो गया इज इक्वल 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं। 3 -3 अल्फा -अल्फा प्लस का 3 इज इक्वल 0। 3 अल्फा कॉमन किया, अल्फा -1 अल्फा sorry mistaken somewhere, yeah this is -9, so this is alpha -3, this is alpha -3 is equals to 0, so this is 3 अल्फा -1 इंटू अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3 और दूसरी आ गई 3। तो 1/3 नहीं लेनी है बिकॉज इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है? बोलो समझ आया? कितना इजी है? नहीं, LHL निकालना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं इधर, fx इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, पूरी रियल नंबर में पूछा है कि सारे रियल नंबर को उठा के देख लो कि कहाँ कहाँ पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा ध्यान से सुनना प्लीज इसको, ये -1 है, ये है 1, बस इसके पहले मॉड फंक्शन दे रखा है, इसके बाद में कुछ मॉड का सम दे रखा है। अच्छा मैं जानता हूँ कि मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो अंदर जो चीज लिखी हुई है पॉलिनोमियल है, मतलब ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, पहली ब्रांच। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब इस ब्रांच में कंटिन्यूटी की कोई दिक्कत नहीं, इस ब्रांच में कंटिन्यूटी की कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इस वाली ब्रांच में है और जहां पे फंक्शन अपने आप को बदल रहा है, मतलब -1 पे और 1 पे, ये दो और पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले सेकंड ब्रांच पे देखते हैं, इस वाली ब्रांच पे 4x² -1 पे ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो हम जानते हैं क्या कि अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पे उसके अंदर वाली चीज जो लिखी है वो इंटीजर बन जाती है, राइट। अब मैं देख लूंगा कि 4x² -1 इंटीजर कब बनता है, मतलब लेट्स से सम m जहां पे एक इंटीजर है, कि वो चीज इंटीजर कब बनने वाली है। क्लियर? तो इसका मतलब x² की वैल्यू क्या आ गई? x² की वैल्यू आ गई m + 1/4। अब m की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा और x की वैल्यू निकाल लूंगा और कंडीशन लगाऊंगा कि x जो हो वो -1 के बीच में ही हो, इससे ज्यादा ना हो पाए, इससे कम ना हो पाए। क्लियर है बात? ओके, इसके लिए हम लोग उल्टा चलते हैं, हम लोग पहले ही x रख लेते हैं चुपचाप से कि x1 रख के देख लो, x0 रख के देख लो, या फिर जैसे आपको समझ आए।
ओके, चलो m रखना शुरू करो। m इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1/2, -1 के बीच में। m इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू मिलेगी 1 + 1 3, मतलब प्लस माइनस √3/2। 1 और 1 के बीच, -1 के बीच में है। m इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू मिलेगी सॉरी, ये मिलेगा 1 + 1, मतलब +1 - 1/√2, करेक्ट, +- 1/√2, बिकॉज कट जाएगा, 2 ऊपर 2 आएगा, नीचे 4 आएगा। यहाँ पे मिलेगा ±√3/2। ये 1 और 1 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग, यस है। m इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू मिलेगी +-1। ये 1 और 1 के बराबर आ गया, मतलब यहाँ के बाद अब नहीं रखना है हमको, खत्म, इसको हटा दें। तो मुझे कितनी वैल्यूज मिली? मुझे मिली x की 2 वैल्यू यहाँ, 2 वैल्यू यहाँ, 2 वैल्यू यहाँ। इन 6 वैल्यूज के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बची है वो एंड पॉइंट की वैल्यू -1 और 1 पे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है LHL RHL। LHL निकालने के लिए पहली वाली पे रख दो, RHL निकालने के लिए दूसरे वाले पे रख दो। मतलब अगर मैं बोलूं LHL एट x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1, चलो LHL बताओ। LHL कहाँ से आएगा? LHL आएगा सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले में सीधा पुट कर दो, तो क्या बनेगा 4 1 4 -1 3, मतलब आंसर आएगा 3। ठीक, RHL निकालने के लिए दूसरी वाली में पुट कर दो, मतलब x ग्रेटर देन 1 ना, तो दूसरी वाली में रखोगे तो कितना बनेगा 1 + 1 2 + 1 मतलब 3, और फंक्शन की वैल्यू भी 3 है, मतलब 1 पे कोई दिक्कत नहीं है। अब x इज इक्वल टू -1 पे आते हैं, LHL निकालो। LHL आएगा पहली वाली ब्रांच से, यहाँ से, तो जब रखोगे तो कितना बनेगा mod ऑफ 2 1 2 -3 मतलब -1 एंड सॉरी -1 रखना है, सॉरी। तो 2 + 3 -7 कितना बन गया? 2 आ गया। RHL जरा निकालो। RHL आएगा सेकंड वाली ब्रांच से, तो 4 1 4 -3 मतलब 3 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, आंसर इज 3। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब -1 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो एक और इंक्लूड कर दो, x इज इक्वल टू -1। तो टोटल कितने पॉइंट मिले? 6 1 7। 7 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन खत्म हो गया। स्टार्ट कहाँ से करा था क्वेश्चन स्टार्ट करा था, सबसे पहले वो ब्रांच बनाई, देखा कि कहाँ कहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कंटिन्यूअस मुझे मिला, यहाँ पे कंटिन्यूअस मुझे मिला, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो पॉइंट है उन पे चेक करना पड़ा, यहाँ पे -1 और 1 के बीच में। फिर मैंने -1 और 1 पे अलग से चेक कर लिया LHL RHL का यूज करके। LHL RHL के लिए आपको पूरी लिमिट नहीं निकालनी। LHL मतलब पहले वाले पे उठा के रखो, RHL मतलब दूसरे वाले पे उठा के रख दो। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, log 1 + 10 दे रखा है, कंटिन्यूअस एट x है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, LHL निकाल लो और उसके बाद उसको 10 के साथ इक्वेट करो, दो आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, चलिए बहुत इजी है। फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू log 1 + α(x) 1 + α(x) माइनस log 1 + 5x। अच्छा, यहाँ पे दे रखा 1 + α(x), 1 + α(x) यहाँ दे रखा है, 1 + 5x वहाँ दे रखा है, 1 + 5x। ठीक, और भी अपॉन में कुछ है, अपॉन में x है। when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 it is given as 10। ठीक, अब मुझे LHL निकालना है। LHL सीधा आएगा वहां से पहली वाली ब्रांच से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दूंगा, log 1 + 5x माइनस log 1 + α(x) अपॉन x। फॉर्म बन रही 0/0, उठा के पटक दो, एलॉपिटल 1/1 + 5x इंटू 1 + 5x का 5, 1/1 + α(x) इंटू अल्फा अपॉन, नीचे करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। सीधा वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 पुट करोगे तो ऊपर बनेगा 5, नीचे बनेगा 1 माइनस, यहाँ बनेगा अल्फा, नीचे बनेगा 1। ठीक, आ गया आंसर 5 - अल्फा। इसको इक्वेट कर दिया 10 के, बिकॉज LHL जो होगा वो f ऑफ 0 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज 5 - अल्फा शुड बी इक्वल टू 10, तो अल्फा इज इक्वल टू -5। आंसर छाप दो। है कोई ऑप्शन -5 सामने आए भाई, ऑप्शन -5। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा e raised to power x
बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स गामा साइन एक्स, गामा साइन एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है इज इक्वल टू 2/3, इक्वल टू 2/3। पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कोई करेक्ट कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। ऐसे भी कभी भी क्वेश्चन आया करें ना तो ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दिया करो कि क्या मैं ऑप्शन से सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को या ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकता हूं। तो पहले तो कुछ सॉल्व कर ले, यहाँ पे तब कुछ समझ आएगा। लिमिट दे रखी, लिमिट का एक ही काम है, 0/0 फॉर्म बन रही होगी क्योंकि नीचे 0 दिख रहा है, ऊपर आई थिंक 0 दिखना चाहिए। यस दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और गामा 0 दिख रहा है, नहीं अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, ऊपर 0 नहीं दिख रहा है एक्चुअली। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए, यहीं से पता चल गया पहली बार। नहीं समझ आया, नीचे देखो 0 बन रहा है एक्सपुट करने पे, ऊपर क्या बन रहा है अल्फा प्लस बीटा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा 0 ना होता तो फॉर्म क्या बन जाती है इन्फिनिटी की। इसका मतलब यहाँ से पहली चीज मिली कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा। एक बात क्लियर है, ओके। मे बी यहीं से आंसर आ जाए, मुझे नहीं पता एक्चुअली। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा रखने में अभी नहीं आएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसका करोगे तो अल्फा ई रेज टू पावर एक्स बनेगा, इसका करोगे तो माइनस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स बनेगा, इसका करोगे तो गामा कॉस एक्स बनेगा। ये चीज समझ आई। अपॉन अपॉन में इसका करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को रोका, साइन एक्स का किया तो 2 टाइम्स साइन एक्स और फिर साइन एक्स का तो कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को रोका और एक्स का किया तो 1 आ गया। दिस शुड बी इक्वल टू 2/3। वैल्यू वापस से रख दो तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इस बारी बना, अपॉन नीचे क्या बना 0 0, फिर से 0 0। इसका मतलब यहां से फिर मिला कि अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक, अल्फा की जगह माइनस बीटा रख लो जरा, तो माइनस बीटा प्लस गामा जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब गामा इज इक्वल टू 2 बीटा होना चाहिए। ये चीज क्लियर है, मतलब मुझे सारी चीजें बीटा में मिल रही हैं। मिला कि अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होना चाहिए, गामा 2 बीटा के इक्वल होना चाहिए। क्लियर, अब ऑप्शंस पे आते हैं जरा, बहुत हो गया खेल। अब ऑप्शन मैं उधर ला के रखता हूं। ये क्या हो गया, चलिए दिख रहा है। ये कंडीशन मुझे मिली है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा होना चाहिए और गामा इज इक्वल टू 2 बीटा होना चाहिए। जरा पहला ऑप्शन पे पुट करके देखो, अल्फा की जगह माइनस बीटा तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा की जगह 2 बीटा मतलब 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। कितना आ गया, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी 6 मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 implies बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बन जा भाई प्लस माइनस 1। एक बात सेकंड ऑप्शन में उठा के रखो, तो अल्फा की जगह माइनस बीटा तो क्या बनेगा, माइनस का बीटा स्क्वायर, इसकी जगह माइनस का 2 बीटा प्लस का 2 बीटा। ठीक, तो बनेगा 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी जगह 2 बीटा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये खत्म, तो बीटा स्क्वायर आ गया 1 के इक्वल, मतलब बीटा आ गया प्लस माइनस 1 के इक्वल। ठीक, इस पे उठा के रखो तो क्या मिलेगा, अल्फा की जगह माइनस का बीटा मतलब माइनस बीटा क्यूब, फिर 2 2 जा 4 बीटा क्यूब। ठीक, एंड प्लस बीटा क्यूब। ये समझ आ रहा है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू रख रहा हूँ, अल्फा और गामा की वैल्यू रख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बीटा, प्लस का 3 इक्वल 0। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो ये बीटा कैंसिल, तो बीटा क्यूब आ गया मेरे पास माइनस का 3/4। ठीक है, अभी बाद में देखते हैं, पता नहीं सही गलत है। माइनस एक बार ये चेक कर लेते हैं, माइनस का बीटा क्यूब सही है प्लस 4 बीटा क्यूब सही है, फिर अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये गलती होती है, यहाँ पे 2 बीटा क्यूब होना चाहिए एंड प्लस का 3। अब कितना बनेगा जरा बताओ, तो 5 बनेगा, मतलब 5 नीचे आएगा, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक, वैसा ही कुछ लगभग। चलो इस पे आगे देखते हैं। यहाँ बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये खत्म, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई +-1। मतलब इन तीनों टर्म्स से मिल रही है बीटा की वैल्यू +-1। इसका मतलब जब मैंने आगे सॉल्व नहीं करा है, इसको मैं जब आगे सॉल्व और करूंगा ना तो मुझे मिलेगा कि बीटा इज इक्वल टू +-1। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बट मैंने डायरेक्ट यही रख लिया, मैं आगे सॉल्व करने नहीं गया, मैंने ऑप्शन में चेक कर लिया कि 3 ऑप्शन से बीटा इज इक्वल टू +-1 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू +-1 इंस्टेड ऑफ बीटा, सॉरी, बीटा इज इक्वल टू +-1 एंड बीटा इज इक्वल टू +-1। मैं बीटा स्क्वायर लिख दिया हूँ, ठीक। मतलब आगे जब सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा बीटा इज इक्वल टू +-1। फिर वापस से रख के देखूंगा कि अच्छा अल्फा की वैल्यू -1 आएगी, गामा की वैल्यू +-2 आएगी, वो बात की बात है। मैंने डायरेक्ट देख लिया कि तीन ऑप्शन से बीटा की वैल्यू +-1 मिल रही है। एक ऑप्शन ऐसा है जिससे बीटा की क्यूब की वैल्यू -3/5 मिल रही है, मतलब यही ऑप्शन गलत है। तो मेरा आंसर सही हो गया ये वाला, बिकॉज यही ऑप्शन गलत था। मुझसे पूछा था कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बहुत स्मार्टली वर्क करना है, बहुत स्मार्टली वर्क करना है, ठीक। देखो मैं आगे गया ही नहीं, मैंने जस्ट 2 स्टेप करें, देखा कि यहाँ से ये कंडीशन, यहाँ से कंडीशन, सारी कंडीशन उठा के ऑप्शन में रख दी। जब भी लंबे ऑप्शन आए और आपको कोई वो क्या बोलते हैं रिलेशन गिवन है, हमेशा ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करो कि ऑप्शन से किसको हटा सकता हूँ। अगर डायरेक्ट नंबर गिवन है तो फिर पूरा आंसर करो कि अच्छा ये क्या आएगा, क्योंकि तभी टिक मार पाऊंगा। सिर्फ रिलेशन गिवन है तो रिलेशन सोचो कि क्या हटा सकता हूँ। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विद दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 1 2 3 4। पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 into cos mod x minus 2 into sin mod x minus 1 plus x minus 3 into mod x square minus 5x plus 4। ठीक रहा? ओके, जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको लिखा mod x minus 1 cos mod x minus 2 sin mod x minus 1 प्लस x minus 3 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ, x minus 4 इंटू x minus 1, isn't it? यस, करेक्ट। मतलब यहाँ से x minus 1 और यहाँ से x minus 1 कॉमन हो सकता है मॉड, क्योंकि मॉड a इंटू बी क्या बन जाता है, मॉड a इंटू मॉड b। तो आगे ये चल के क्या बन जाएगा, x minus 4 इंटू x minus 1 ऐसे मॉड। तो यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ये। समझ आई बात? ओके, तो इसको मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। तो कॉमन जब किया तो आया मॉड x minus 1 ब्रैकेट cos x minus 2 इंटू साइन x minus 1 प्लस x minus 3 इंटू मॉड x minus 4। ठीक, ये मेरा आ गया f(x). अब मैं जानता हूँ मॉड में दिक्कत हमेशा वही होती है जहां पे वो मॉड के अंदर वाली चीज 0 हो जाती है, वहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जो मॉड के अंदर लिखा है वो 0 हो जाए। जैसे इस वाली की मैं बात करूं तो ये 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस वाली की बात करूं तो x इज इक्वल टू 4 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस, मॉड कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ये। ठीक, तो ये वाली चीज कहाँ पे डिफरेंशिएबल, जो मॉड के अंदर लिखी है वो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होनी चाहिए थी। बट आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस, तो उस कॉस ने 2 पे वैल्यू कॉस की कितनी आ रही है, ये, मतलब यहाँ पे स्मूथ बन रहा है। तो ये वाली चीज डिफरेंशिएबल होगी 2 पे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ आई क्या मैं कह रहा हूं? नहीं समझ आई? और जो कॉस मॉड होता है, कॉस मॉड एक्स, वो सेम होता है कॉस एक्स के जैसे। ये चीज जानते हो या नहीं जानते हो? क्यों? क्योंकि या तो चाहे कॉस एक्स लिखो तब तो वो कॉस एक्स के इक्वल होगा ही। ठीक, और अगर आप कॉस माइनस एक्स लिख रहे हो, तब भी वो कॉस एक्स के इक्वल ही हो जाता है। करेक्ट ना? समझ रहे हो? मतलब क्यों? क्योंकि या तो cos x लिखो तो cos x रहेगा ही। ठीक, बट अगर आप cos माइनस एक्स भी लिख रहे हो
तब भी वो चीज़ cos x ही बन जाती। इस वजह से cos mod x और cos x सेम होते हैं। और ग्राफ भी देख सकते हो आप, अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा करके बनेगा। और चूंकि ये सिमेट्रिक होता है तो अगर x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तब भी ग्राफ ऐसा ही बन के तैयार होगा। तो इस वजह से cos mod x और cos x का ग्राफ सेम ही होता है। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाली चीज कुछ और नहीं लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है cos x माइनस 2, तो ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि cos फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर। ये चीज डिफरेंशिएबल नहीं होती एट x इक्वल टू 1 पे। अब साइन ना सोचना कि साइन का कर्व ऐसे होता है ये करके, और साइन माइनस एक्स कर दूं, साइन माइनस एक्स कर दूं तो कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा तुरंत ऐसा करके। ठीक, ये है साइन माइनस एक्स का कर्व और ये है साइन एक्स का कर्व। क्लियर। तो इनमें चेंज हो जाता है, इस वजह से मैं इसको नहीं कह सकता कि ये साइन एक्स माइनस 1 ही लिखा हुआ है। ओके, कॉस में कह सकता हूं बिकॉज कॉस क्या करता है, माइनस को खा लेता है, उस वो बाहर नहीं करने देता है। इस वजह से कॉस मॉड एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ सेम होता है। क्लियर। तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स आए ऐसे, 2 पॉइंट्स ऐसे आए हैं जहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। अब मुझे चेक करना है कि एक्चुअली में वो सही है या नहीं। ठीक, तो देखो सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 पे, चलो बताना ये वाला सारा चीज x इज इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका, और ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सम लिखा हुआ है ये, अगर मैं इसको f कहूँ और इसको g कहूँ, g है मेरा ये पूरा चीज और f है मेरा ये पूरा चीज। ठीक है, तो अगर f प्लस g कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है, f डिफरेंशिएबल है तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबल नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर है। बाहर का हूं तो इसको मैं h कह दूंगा थोड़ी देर के लिए, इस वाले फंक्शन को, तो h जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब h इंटू ये वाला फंक्शन जो सर्किल में लिखा हुआ है, h डिफरेंशिएबल है और ये जो सर्किल वाला फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये समझ आ गया कि x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो पूरा f है ये चीज जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर। एक बात x इज इक्वल टू 4 पे पता चल गया। अब आते हैं x इज इक्वल टू 1 पे पता करने के लिए। तो 1 पे कैसे पता करें, तो पहले ये देख लें कि 1 पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको 4 पे ही प्रॉब्लम थी। ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ओवरऑल चीज डिफरेंशिएबल नहीं होगी। अब बाहर जो मल्टीप्लाई करके लिखा है वो भी नहीं है, तो अब मैं नहीं कुछ बता सकता कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखा है तो इट में भी पॉसिबल कि वो डिफरेंशिएबल हो, इट में पॉसिबल कि वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो उसके लिए हम लोग LHD RHD पे जाएंगे। क्लियर है। एक एक चीज समझते चलना बिल्कुल, क्यों हम लोग कर रहे हैं LHD RHD, क्यों हम लोग डायरेक्ट पे करते चले जा रहे हैं। ओके ठीक है, तो आते हैं x इज इक्वल टू 1 की LHD पे। LHD क्या होती है, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अरे यार f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ठीक, ये मेरा LHD है। f ऑफ 1 माइनस h क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। अच्छा, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 की वैल्यू होगी 0। ठीक, तो सिर्फ बचेगा f ऑफ 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच। f ऑफ 1 माइनस एच जहां जहां क्या बोलते हैं x है वहां वहां माइनस 1 माइनस एच रखना है, तो पहला बन जाएगा टर्म 1 माइनस एच माइनस 1 मतलब माइनस एच। थोड़ा डायरेक्ट रख रहा हूं। ठीक, अंदर बनेगा cos माइनस एच साइन मॉड के अंदर माइनस एच प्लस ये बनेगा 1 माइनस एच मतलब 2 माइनस एच एंड एक ब्रैकेट मॉड के साथ 1 माइनस एच माइनस दिस, तो माइनस एच माइनस 3 अपॉन में माइनस का एच। ये चीज समझ आई, अरे बोलो ये चीज समझ आई। माइनस एच बन जाएगा एच, क्योंकि अगर माइनस 3 लिखा होता तो क्या बन जाता 3। अब क्योंकि ये एच जो होता वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लेके चला। माइनस 0.1 लिखा होता तो क्या बन जाता 0.1, इसलिए मॉड एच क्या बन जाएगा एच। वेरी गुड, कॉस एच ही रहेगा और ये बन जाएगा साइन एच प्लस ये बन जाएगा 2 माइनस एच इंटू मॉड एच माइनस 3। यहाँ तक चीज समझ आई। अपॉन नीचे क्या बना है माइनस का एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये टर्म खत्म। आप सीधा वैल्यू रख दो क्योंकि 0/0 फॉर्म तो खत्म हो गई, तो एक तो -1 रहेगा, इसका -1 इंटू कॉस 0 साइन 0, 0 खत्म हो गया, वहां पे 2 बनेगा और इंटू माइनस का मॉड 3 बनेगा, 3 2 6 आ जाएगा, मतलब माइनस का 6 आ गया। ये क्या आया मेरा LHD आया। क्लियर है। ओके, अरे बन जा 6 भाई, माइनस का 6। RHD निकालो जरा। RHD, तो RHD क्या बनेगी मेरे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। बोलो ये चीज समझ आई। ये बन जाएगा लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच सेम रहेगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस बन जाएगा और कुछ नहीं, एच साइन मॉड एच ये बन जाएगा प्लस का 2 प्लस एच इंटू एच प्लस का एच माइनस का 3। क्लियर। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में एच रहेगा। यहाँ तक बात समझ आती है, यहाँ तक आती है तो आगे भी आ जाएगी। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच का एच ही हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एच, ये बन जाएगा साइन एच, ठीक, ये बन जाएगा 2 प्लस एच एंड इंटू एच माइनस 3 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो अब सीधा वैल्यू रख दो। तो पहला तो टर्म 0 हो गया, अगला टर्म हो गया 6। तो LHD आया था -6, RHD आया है 6 विच आर नॉट इक्वल। इट मींस दैट कि x इज इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मुझे 2 पॉइंट मिले, x इज इक्वल टू 4 और दूसरा पॉइंट मुझे मिलकर तैयार हुआ x इज इक्वल टू -1 भी, जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। x इज इक्वल टू 4 मैंने डायरेक्ट देख लिया था बिकॉज मुझे मिला था कि ये लास्ट वाला टर्म जो है वो 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे टर्म डिफरेंशिएबल है। तो मुझे मिल गया कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट -1 पे क्या हुआ था, अंदर वाला फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल बनने लगा था, बाहर वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल। तो मुझे आइडिया नहीं था कि एक्चुअली वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं होगा। तो हमने पूरा LHD RHD कैलकुलेट करके रख दिया। क्लियर है। ये डरना नहीं ऐसे फंक्शन आए तो कि नहीं अरे दादा ये क्या लिख दिया, ये तो बहुत टफ है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप सब बता सकते हो। तो आंसर 2। क्लियर। धन्यवाद आपका।